Question number 61 is I pride on being able to work under pressure. अब समझिएगा, इस सेंटेंस में कुछ आपके वर्ब्स हैं, जैसे एक तो हो गया आपका प्राइड हो गया, एक अडेप्ट हो गया है ना, इसके अलावा इंट्रोड्यूस हो गया और इंजॉय हो गया। ये काफी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद हमेशा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ऐसे वर्ड जिनके एंड में या तो सेल्फ आएगा या फिर सेल्फ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्राइड भी आपकी एक वर्ब है, तो प्राइड के बाद आपको एक रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा अगर इसमें नहीं है तो। और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, जैसे हर सेल्फ आ सकता है, हिज सेल्फ आ सकता है, हिम सेल्फ आ सकता है, हिज सेल्फ नहीं हिम सेल्फ आ सकता है, देम सेल्फ आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई की जगह माई सेल्फ लगाएं आप। अगर क्वेश्चन में ही होता तो मैं हिम सेल्फ लगाती, अगर यहाँ शी होता तो मैं हर सेल्फ लगाती, और अगर यहाँ दे होता तो मैं देम सेल्फ लगाती। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये आई है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। तो आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क अंडर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 brothers are congratulating each other on their success in the exam। मतलब 5 भाई हैं, वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आप सक्सेस हो गए। अब देखना यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज ईच अदर। ये होता है बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो होते हैं ये, एक होता है ईच अदर और एक होता है आपका वन अनदर। आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि रेसिप्रोकल क्या है, बस दो चीज ध्यान रखें, एक ईच अदर होता है, एक वन अदर होता है। तो ईच अदर का यूज केवल हम दो के लिए करते हैं, और अगर दो से ज्यादा चीजों की बातें हो रही है तो वन अनदर का यूज करते हैं। बट इसमें साफ साफ तो बोल रखा 5 भाई हैं, तो 5 के लिए हम कभी भी ईच अदर का यूज ना करते हुए हम वन अनदर का यूज करेंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन शी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। समझना, जैसे अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ जाए, मैंने आपको ये पहले भी करवाया था सब्जेक्ट वर्ब में, तो प्रेपोजिशन के बाद आपकी दो केसेस आते हैं, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद चाहे आपका नाउन आए बेटा या आपका प्रोनाउन आए, ये नाउन और प्रोनाउन इस वाले प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब ये जो नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसे ग्रामर की टर्म में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो ये नाउन और प्रोनाउन जो कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखना आपका ये आपका एक तरीके का प्रीपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद एक तो शी आ रहा है, एक मी आ रहा है, तो बेटा शी का केस होता है शी हर, मी का होता है आई माई मी। लास्ट वाला कॉलम ऑब्जेक्टिव है, ये वाला कॉलम सब्जेक्टिव केस है, ये है आपका पजेसिव और ये है आपका ऑब्जेक्टिव। तो देखो मी तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो मुझे शी को हटाकर यहाँ हर लिखना होगा। चाहे पढ़ने में आपको ये अजीब लग रहा हो, बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, पर तब भी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे पढ़ते हैं बिटवीन शी एंड मी, तो ये गलत होगा। तो इसका आंसर आएगा बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, द बेबी इज क्राइंग। बेबी बहुत तेज तेज रो रहा है, ही मस्ट बी हंग्री, शायद वो भूखा है, मुझे लग रहा है वो पक्का भूखा है इसलिए रो रहा है। बच्चे तभी रोते हैं। अब देखना यहाँ पे ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये गलत यूज हुआ है। मतलब देखो, जब आपका बेबी है और बेबी का जेंडर क्लियर नहीं हो कि ये बॉय है या गर्ल है, अगर जेंडर क्लियर नहीं हो तब हम तब हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। वैसे तो इंसानों के लिए हम ही का भी यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं, यू का करते हैं, लेकिन जब जेंडर क्लियर नहीं होता ना बेटा, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तब हम उसमें इट का यूज करते हैं। क्योंकि इट का यूज जनरली हम निर्जीव वस्तुओं के लिए कर रहे हैं। तो आपके मन में डाउट आ सकता है, तो मैम दावे भी तो निर्जीव होता ही नहीं है, मतलब वो तो लिविंग बीइंग होता है, सजीव होता है, तो फिर हम इट का यूज क्यों करते हैं, जब जेंडर क्लियर नहीं हो ना तब यूज करते हैं। तो यहाँ ही की जगह इट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड मी।
टीचर ने बहुत तेज डांटा, किसको, आपको और मुझको, मुझको भी ले लिया भी लपेटे में। अब देख रहा, ये आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद आपके जो वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है यू एंड मी। मैंने बोला था जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो पहले एक बार सीक्वेंस चेक कर लीजिए। सीक्वेंस मतलब कि पहले सही सीक्वेंस में आया है या नहीं आया है। स्कॉल्ड का मतलब डांटना। आपके दो काम होते हैं, एक तो होता है गुड एक्ट, अच्छा काम, एक होता है बैड एक्ट मतलब बुरा काम। बुरा काम करोगे तो माता रानी गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ देखो ये वर्ब है। अब देखो यहाँ पे दो आपके प्रोनाउन यूज हुए हैं। काम क्या कर रहे हैं, डांट खाने का। डांट खाना अच्छा काम है बुरा काम, बुरा काम है टीचर ने डांटा तो कोई गंदा काम किया आएगा तभी तो डांट रही है, तो होमवर्क नहीं कराएगा, लर्न नहीं करा होगा नालायकों ने, तो डांट दिया, तो बुरा काम है, बैड एक्ट हुआ। और अगर बैड एक्ट हुआ तो बैड एक्ट में सबसे पहले अपना नाम, फिर दूसरे व्यक्ति का नाम और लास्ट में तीसरे व्यक्ति को चपेटे में लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपना नाम आई, आई का मी हो जाएगा, आई माई मी, और सेकंड पर्सन नाम लेंगे यू, तो उसमें आएगा मी एंड यू। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यू एंड मी की जगह मी एंड यू होगा। क्वेश्चन नंबर 66। द कैमल अडेप्ट टू द क्लाइमेट। मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया था, देखो कुछ आपकी वर्ब्स होती है, एक तो मैंने अडेप्ट बताई थी, एक मैंने आपका बताया था बेटा इंट्रोड्यूस, एक मैंने आपका बताया था इंजॉय। ये कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद हमेशा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, मतलब सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड्स लेती है। तो देखो अडेप्ट है तो अडेप्ट के बाद यहाँ पे कोई रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, वो ये वाला सब्जेक्ट बताएगा। कैमल आपका एक जानवर है और जानवरों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट सेल्फ यूज करते हैं। कोई ही शी वगैरह होता तो मैं हिम सेल्फ या हर सेल्फ लगाती, लेकिन अडेप्ट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा सेल्फ और सेल्फ वाला हमेशा वर्ड लेगी, मतलब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। तो एरर तो मुझे समझ में आएगा बी में है, लेकिन कौन सा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी वो कैमल के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो जानवरों के लिए इट का यूज करते हैं, इसलिए इट सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी बट ही वाज देयर। समझना, एवरीबॉडी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, वो तो ठीक है, लेकिन बट मेरा एक क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो बेटा आप एक चीज ध्यान दीजिए, बट मेरा एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये ही है, ये हिज है, ये हिम है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, मैं हिम लगाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, he hates everybody, सबसे नफरत है, and everything, ओहो, who reminds his of his mistakes। अब यहाँ देखना, सबसे पहले समझना यहाँ पे एरर क्या है, he hates everybody and everything who। जब आपके सेंटेंस में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आए और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहला बैठा हुआ शब्द एंड से जुड़ा हुआ हो, मतलब कहने का मतलब ये है जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनके पहले एक शब्द बैठा होता है, वो चाहे सजीव हो निर्जीव, लिविंग हो नॉन लिविंग, उससे कोई मतलब नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी बैठा हुआ होता है उसे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में एंटीसीडेंट के नाम से जाना जाता है, मतलब इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, चाहे सजीव हो और चाहे ये निर्जीव, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एंटीसीडेंट एक है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। लेकिन अगर एंटीसीडेंट मेरे दो बैठे हुए हैं और एंटीसीडेंट को एंड से जोड़ा गया है, जैसे ये एंटीसीडेंट 1 है, ये एंटीसीडेंट 2 है और इसे एंड से जोड़ा गया है, तो आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा दैट यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, दैट यूज किया जाता है। तो आपकी जो एरर है वो क्या होगी बच्चा, यहाँ पे एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु नहीं आएगा, यहाँ आएगा एक्चुअल में दैट। तो ध्यान रखना, दो एंटीसीडेंट हो, दोनों को एंड से जोड़ा जाए तो हम एंटीसीडेंट जो एंड से जुड़ रहे हैं उनके साथ आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया जाता है। समझ में आया। अब यहाँ पे दूसरा एरर देखिएगा, ये रिमाइंड्स, दैट रिमाइंड्स हिज ऑफ हिज मिस्टेक। याद देखना, ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, वो नफरत करता है हर व्यक्ति और हर चीज से जो उसको याद दिलाता है उसकी द्वारा की गई मिस्टेक, जो उसे याद दिलाता है उसकी मिस्टेक्स के बारे में। तो अब देखना, रिमाइंड्स मेरी एक वर्ब है
और वो याद दिलाता है उसको। तो यहाँ पे वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो बेटा हिज नहीं आएगा, यहाँ पे हिम आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हिज का हिज ना होकर हिम होता है, क्योंकि ये मेरी वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हिज मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ही हिज हिम, तो यहाँ हिज की जगह हिम आएगा। अब आप ये मत सोचना कि मैम एक सेंटेंस में दो दो एरर कैसे है, एक्चुअल में ये टाइपिंग मिस्टेक रही होगी और एरर आपकी ये रिलेटिव प्रोनाउन की पूछी गई होगी, या रिलेटिव प्रोनाउन का एरर नहीं आकर आपका ये एरर आता है, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपकी एरर तो एक ही आएगी, लेकिन एरर आई थी तो मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। He prostrated before his master who has returned from America after a year. Okay, जैसे ये वर्ड होता है enjoy, ऐसे ही एक वर्ड होता है prostrated, ऐसे ही एक वर्ड होता है introduce, ऐसे ही एक वर्ड होता है बेटा प्राइड, ऐसे ही एक और वर्ब होती है अडेप्ट एक्सेट्रा। इनके बाद हमेशा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो ही का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा। तो एरर आएगी ऑप्शन नंबर ए में, ही prostrated himself before his master who has returned from America after a year। तो ये इन सब वर्ब्स के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and determined। देखो द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स whom we have, अब देखो whom आया है, अगर whom के बाद डायरेक्टली यहाँ वर्ब आती तो मैं यहाँ पे पक्का who लगाती, लेकिन यहाँ whom के बाद वर्ब नहीं है, यहाँ पर है आपका प्रोनाउन। और प्रोनाउन अगर आए तो हम हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस किसका यूज करते हैं, whom का। समझ में आया? ये वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने ठीक पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर सजीव है तो हम दो ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, एक तो होता है हु और एक हुम। तो ये सजीव है तो हु एंड हुम का यूज करना बिल्कुल सही है। हु आएगा या हुम आएगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये आपका वर्ब दिया हुआ होता, अगर ये ना हुआ होता तो मैं यहाँ पे शायद हु लगा देती, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोनाउन दिया गया है तो ये बिल्कुल सही है। आने वाली जो वर्ब है, अगर वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन या नाउन दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, तो वी के साथ हम हैव लगाएंगे। वी हैव सिलेक्टेड किसके लिए सिलेक्ट किया था, फॉर हमारी टीम के लिए, और वो बहुत ही यंग एंड डिटरमाइंड है। कौन, प्लेयर। अगर एक प्लेयर है तो इज लगाते, एक से ज्यादा है तो आर, तो प्लेयर्स तो बहुत सारे, तो आर बिल्कुल सही है। तो इसमें बेटा एरर थी ही नहीं, नो एरर वाला क्वेश्चन था, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।